डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास फर्स्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग, दिस इज द चैप्टर नेम। फर्स्ट, सबसे पहले जो अपने को जो समझना है वो चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग समझना है। मतलब क्या लिखा हुआ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी अपने आसपास में कितने मैटर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपने को समझना है क्या है, यहाँ पर मैटर को समझना है। तो मैटर क्या होता है और फिर अपन देखेंगे अपने आसपास में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हो जाएगी अपनी मैटर। ओके, देन मैटर, everything in this universe is everything in this universe is made up of a material called matter. And second definition is things which is have mass and occupy space is called matter. एग्जाम्पल अगर देखेंगे अपन इसके, तो जिस रूम में आप बैठे हैं, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों को आप देखें। जैसे आपका टेबल हो गया, चेयर हो गई, पेन है, वाटर बॉटल है, आवर ब्लड और टीयर, ओके, पेन, पेंसिल, बुक, ऑल आर कंसिडर इन अ मैटर। एयर ऑल्सो, ओके। अब इतनी सारी चीज़ें मैटर हैं तो इनके सबके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास एंड हैव स्पेस। ये अदर डेफिनेशन में कंसिडर कर दिया, यानी जितने भी मैटर होते हैं वो उन सबका मास होता है और उनको कहीं रखते हैं तो वो जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ऐसा समझे आप। ईच मैटर इज़ कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के मैटर बने रहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसका एग्जांपल जैसे अगर देखेंगे अपन, एयर है तो एयर में फ्लो यहाँ से यहाँ तक होता रहता है। देन लिक्विड है, यानी गैसियस फेज में हो गया, लिक्विड फेज में हो गया, तो ये सारा इनका मूविंग कंटिन्यूसली होता है। अब ये सारी एक्टिविटीज़ अपन इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं अपन। देन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी जितना मैटर प्रेजेंट है तो इनका नेचर कैसा रहेगा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मीन्स, फर्स्ट पॉइंट आपका, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, ओके। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जितने भी मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है और वो सब किससे मिलके बने होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ओके। कंटिन्यूसली मूविंग मीन्स अगर आपने नल चला रखा है तो उसका टेप कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, तो एयर मूव हो रही, वाटर मूव हो रहा है आपका, ओके। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, क्लियर। तो दीज आर द फोर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इन पे क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स, या फिर व्हाट इज़ द मैटर, या फिर राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो ये अपने को 4 पॉइंट्स लिखने हैं उसमें। नेक्स्ट, अब ये एक्टिविटी है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। तो अपन ने लिखा ना उसमें कैरेक्टरिस्टिक में कि पार्टिकल्स मतलब बाय टाइनी पार्टिकल्स, उसको मैटर, तो ये उसको समझने के लिए, जैसे आपने यहाँ पर क्या किया है, ये 100 ml का बीकर लिया है, इसमें वाटर लिया, तो यहाँ पर इसमें वाटर लिया और इसमें आपने मिक्स किया है KMnO4। KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ आपने मिक्स किया। अब इसमें से 10 ml निकाल करके अगले वाले बीकर में जिसमें ओनली वाटर था इसमें मिक्स किया, तो आप देखेंगे ये डार्क कलर है और इसमें यहाँ आगे गया तो लाइट कलर है। फिर इसमें से 10 ml निकाल करके आपने अगले प्लेन वाटर में मिक्स किया तो इसका थोड़ा सा लाइट कलर है। फिर इसी में से 10 ml निकाल करके आपने अगले वाले में मिक्स किया तो यहाँ पर वो लाइट कलर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा 10 ml लेकर के इसमें ऐड किया, 10 ml लेकर के आपने इसमें ऐड किया, तो इस तरह से लास्ट वाले में लाइट कलर रहेगा और फर्स्ट वाले में डार्क कलर रहेगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल लेस है, अमाउंट लेस है उसका, और यहाँ लार्ज है इसलिए। तो अब एक्टिविटी को देखते हैं इसको। डिजोल्व 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो फॉर्मूला क्या है पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4 इन 100 ml वाटर इन अ बीकर, देन टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। नेक्स्ट वाले में है ना, टेक
10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water. Repeat this process 5 to 6 times. This show that a few crystal of a potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal. तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके साथ चलते गए और यहाँ पर इसका भी कलर शो हो रहा है. तो कलर थोड़ा सा लाइट है, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी उसको भी ऐसे समझना अपने को. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ये हमें पता है. तो ये प्रैक्टिकली हम इसको कैसे देखना है, तो पहले आप समझे जरा. यहाँ पर क्या लिया अपन ने, ये एक आपने पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन ऑफ टाइम्स. तो ये आपने वाटर लिया है, 100 ml वाटर लिया, इसमें आपने क्या किया, ऐड किया शुगर, 1 टीस्पून शुगर ऐड किया आपने. शुगर जैसे ही ऐड किया और उसको स्पून से आपने ये स्टीर किया. स्टीर मीन्स उसको शेक करना या उसको हिलाना. तो स्टीर किया आपने. स्टीर करने पर क्या हुआ, सारा शुगर उसमें डिज़ोल्व हो गया. अब डिज़ोल्व हो गया तो आप देखोगे शुगर इसमें डिसअपियर है. यहाँ शुगर डालते से शुगर आपको बॉटम में दिखाई दे रही है, पर जैसे आपने स्टीर किया तो शुगर यहाँ से डिसअपियर हो गई. इसका मतलब क्या हुआ, वाटर के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस था उन वैकेंट स्पेस पर ये शुगर चली गई. क्लियर. अब यहाँ देखो क्या लिखा है इस एक्टिविटी में. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल, डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर. सॉल्ट और शुगर दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं. इन इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड, दिस द सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज. दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. यानी जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच वाली जगह में कौन चला गया, शुगर और सॉल्ट. तो ये वाला पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, तो इसका लेवल भी नहीं बढ़ा और वो उसमें डिज़ोल्व हो गए. तो इससे इसका जो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था अपन ने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये सीधा आएगा और एक्सप्लेन विद द एक्टिविटी. तो अपने को ये एक्टिविटी दे करके इसको एक्सप्लेन करना रहता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका. तो यहाँ देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. इसको समझने के लिए यहाँ देखिए आप, एक आपने बीकर लिया, उसमें 100 ml वाटर लिया और इसमें क्या किया अपन ने कि इंक की ड्रॉप ऐड की, है ना. अब यहाँ पर जैसे आपने इंक की ड्रॉप ऐड की धीरे से, तो ये धीरे धीरे इसमें स्प्रेड हो रही है. तो इसका मतलब धीरे धीरे क्यों हो रही है, क्योंकि इसका जो वाटर का जो मोशन है उसके साथ ही इंक मूव कर रही है इसमें. तो ये यहाँ पर लिक्विड में इंक मूव करते हुए अपने को दिखाई देती है. तो अपन ऐसा समझ सकते हैं वाटर के पार्टिकल्स में कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रहा है. सेकंड एग्जांपल देखिए, ये एयर के पार्टिकल्स हैं, तो ये एयर पार्टिकल्स इधर से उधर मूव कर सकते हैं. और इसको देखने के लिए इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती का धुआं अगर आप देखोगे तो वो धुआं इधर मूव करता है. तो इसका मतलब किसके साथ मूव कर रहा है, एयर के साथ. ओके. दूसरा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं अपन, परफ्यूम. अगर पूरे कोई रूम है आपका और ऐसा रूम है, यहाँ पर कोने में अगर परफ्यूम स्प्रे किया और आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो परफ्यूम की स्मेल आप तक पहुँच जाती है. तो विद द हेल्प ऑफ एयर, तो एयर से वो मूव कर जाएगी. तो ये अपने को ऐसे एक्टिविटी से याद रखना है कि किस तरह से ये एक्टिविटी से अपन याद रख सकते हैं. अब नेक्स्ट देखिए, इसमें किसी बॉक्स के अंदर मूव कर रखा है. अब देखिए एक्टिविटी क्या लिखी हुई है उसको अपन को देखना है. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक slowly along the sides of the beaker. Leave it undisturbed for a few hours. The ink spread evenly throughout the water due to the movement of the particle of water and ink. And the intermixing of two or more different type of matter on their own is called diffusion. यानी दो मैटर को अगर आप मिक्स करते हो तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. ये अपने को याद रखना है. तो एग्ज़ाम में डिफ्यूज़न की डेफिनेशन भी पूछते हैं और इसको डायरेक्ट अगर आपके पास दे दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, हाउ वी कैन यू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी से अपन इसको बता सकते हैं. अब यहाँ पर एक चीज़ मोर एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको. अब ये जो एक्टिविटी करी ना अपन ने यहाँ पर, इसमें अपन डिफरेंट टाइप का वाटर ले सकते हैं. जैसे यहाँ पर पानी लिया आपने, एक तो नॉर्मल टेप वाटर लिया एक बीकर में और
इससे पहले वाले बीकर में आपने बिल्कुल चिल्ड वाटर लिया, यानी बहुत ठंडा पानी है, और एक नॉर्मल टैप वाटर लिया, और एक वार्म वाटर यानी बॉइल्ड वाटर भी कह सकते हो आप। तो फर्स्ट वाले में स्लोली स्लोली स्प्रेड होगा, फिर इसमें थोड़ा फास्ट स्प्रेड होगा, और जो बॉइल्ड वाटर है गर्म पानी, उसमें आप जैसे ड्रॉप ऐड की और पूरे इमीडिएटली वो फैल जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जो कोल्ड वाटर है उसमें काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, इससे थोड़ी ज़्यादा इसमें रहेगी, और बॉइल्ड वाटर में तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हाईएस्ट रहेगी। ड्रॉप ऐड करते से तुरंत फैल जाएगी वो। ये एक्टिविटी आप घर पे करके भी देख सकते हो, आपको करना भी चाहिए। ओके, चलिए, तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक हो गए, एक बार वापस ले लेते हैं इसको। फर्स्ट है आपका द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, सेकंड है आपके पास द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और थर्ड इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एनसीईआरटी बुक में भी आपको एज इट इज़ दे रखा है, ये नोट्स आपको नोट करना है और अपनी बुक में ये सारे डायग्राम भी बनाने। चलिए, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, देन इस कैरेक्टर को समझने के लिए देखिए, तो दिस इज़ द सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो तीनों फेज रखी हुई है। ठीक है, चलिए देखिए, द टेक एन आयरन नेल्स, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। ओके, तीन चीज़ें लेनी है अपने को, आयरन नेल्स, चॉक और रबर बैंड। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्टिचिंग, by hammering, cutting or stitching. It is a more easier to break the chalk, less easier to break the rubber, and difficult to break the iron nails. This is because the particles in iron nails are held together with greater force than in the rubber band and chalk. ओके, ये अपन देख सकते हैं, जैसे सॉलिड में आपने आयरन नेल्स ले ली, दूसरे सॉलिड में आप दूसरे में क्या लिया आपने, चॉक लिया और रबर बैंड लिया। तीनों को अगर हथौड़े से करोगे तो आयरन नेल्स क्या होगी आपकी, स्प्रेड हो जाएगी, वो फैल जाएगी, तो टूटेगी नहीं। पर चौक को जैसे ही आपने उस पर चौक को अपने हथौड़े से उसको स्ट्राइक किया तो वो चौक पूरी बिखर जाएगी। और रबर बैंड को अगर आपने क्या किया, रबर बैंड को अगर मारोगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, पर टूटेगी नहीं। तो दिस इज़ द, इन सारी एक्टिविटी से क्या समझ में आया अपने को, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में रहेगा आपका, आयरन नेल्स में रहने वाला है। ठीक है, ये अपने को देखना है। नेक्स्ट, मैटर अराउंड अस इज एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। ओके, अपने आसपास आप देखो, अभी मैं जब जो अपन एग्जांपल लिए ना, टेबल, पेन, बुक, पेंसिल, है ना, वाटर, आवर ब्लड, टीयर्स, एयर, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो मैटर की 3 स्टेट है अपने पास। फर्स्ट स्टेट कौन सी है, सॉलिड, सेकंड कौन सी है, लिक्विड, और थर्ड कौन सी है, गैस। तो मैटर अराउंड अस इज एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। अब आप इन सारे एग्जाम्पल की तरफ ध्यान से देखोगे तो आपको तीनों स्टेट में दिखाई देंगे। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए और साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को किस पे ध्यान देना है, अपने आसपास में जितने भी एग्जाम्पल हैं उन पे अगर अपन ध्यान देंगे तो ये एग्जाम्पल लर्न करने में इजी रहेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट, अब अपन फर्स्ट लेते हैं, जो फर्स्ट स्टेट है आपके पास, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट को पढ़ना है और इसके कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना है। तो सॉलिड स्टेट को पढ़ना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें, जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं बस उनके कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना है आपको, तो सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक याद रह जाएंगे। क्लियर? तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, या तो सॉलिड का अलग से कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले, या फिर उन दोनों में डिफरेंस पूछ ले, या तीनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ओके, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, यानी वी कैन से स्पेस इनके बीच में बहुत कम जगह रहती है सॉलिड के। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में।
द मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ मिनिमम, यानी सॉलिड के पार्टिकल कहीं पर मूव नहीं करते हैं। जैसे मान लो पेन आपने एक जगह रख दिया, तो 2 दिन बाद देखोगे तो पेन वहीं पर रहेगा, और टेबल जिस जगह रख दी 4 दिन बाद देखो टेबल वहीं रहने वाली, कहीं जाएगी नहीं इधर उधर। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल का मतलब है जब आप जैसे कोई सॉलिड लिया, टेबल है, आप उसे अगर प्रेस करोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगी, क्योंकि उसकी साइज़ फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिक्स है, उनके बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए वो कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है। एंड देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या बताया था मैंने आपको, अब 2 कंपाउंड को अगर मिक्स करने की रेट, तो ये सॉलिड्स में सॉलिड मिक्स नहीं होता, 2 पेंसिल करके आप दबाओगे तो अंदर एक दूसरे में मिक्स नहीं होगी, एंड डिफ्यूजन रेट इज लीस्ट। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो अगर मान लो आपसे सॉलिड का पूछे तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी, क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, जैसा आता है वुडन ब्लॉक कंसिडर एज ए सॉलिड, हाउ वी कैन एक्सप्लेन। अब वुडन ब्लॉक सॉलिड है तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक लिख दो आप उसके आंसर में, तो ये क्या हो जाएगा, वुडन ब्लॉक सॉलिड में कंसिडर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास, नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में जैसे सॉलिड के कैरेक्टर पढ़े थे ना, उसी के कंपेरेटिव कैरेक्टर हैं सारे। अब आप देखिए, तो ये जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन इसकी, तो इस तरह से आ जाएगी, है ना। तो यहाँ देखो, फर्स्ट है लिक्विड हैव नॉट डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम, यानी अगर आप इसको लिक्विड को बॉटल में भर सकते हो, बीकर में भर सकते हो ऐसे, और टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, इसमें भरोगे तो जिसमें भरोगे उसका शेप ले लेता है, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, नॉट डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम, यानी 1 लीटर रहेगा तो उस तीनों में भी 1 लीटर वॉल्यूम ही रहने वाला, उसमें चेंज नहीं होने वाला है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी जिस कंटेनर में फिल करोगे उस कंटेनर का शेप ले लेता है। सेकेंड पॉइंट है इसका, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट क्यों कहा, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का करेक्टर है इसका लिक्विड का, तो जितनी सॉलिड में तो बिल्कुल स्पेस नहीं होता, गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और लिक्विड में इंटरमीडिएट स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, तो फोर्स भी क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें, द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, मोमेंट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स, दे आर लेस कंप्रेसिबल, यानी गैस से तो कम ही है, गैस कंप्रेस ज़्यादा होती है और ये कम होते हैं, और वो सॉलिड तो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता अपना। नेक्स्ट बात, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड तो मिक्स होते नहीं है पर लिक्विड मिक्स हो सकता है, जैसे अपन ने इंक वाला एग्जांपल देखा ना, इंक किसमें मिक्स हो गई थी, वाटर में मिक्स हो रही है, तो इसलिए डिफ्यूजन रेट इज़ मोर देन सॉलिड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक अपने को याद रखने हैं इस तरह से, तो ये सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में ऐसे अपन लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके पास गैसियस स्टेट, ओके, गैसियस स्टेट। अब आप गैसियस स्टेट के बारे में, अपने जो रूम में एयर हैं उसके बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रह जाएंगे। अब देखिए सारे कंपेरेटिव है, क्योंकि जो अपन ने पहले पढ़े ना वही वाले हैं इसमें, उसी के कंपेरेटिव हैं, सॉलिड और लिक्विड के कंपेरेटिव। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, द गैस हैव नॉट डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी उसका शेप तो कोई नहीं है पर वॉल्यूम फिक्स रहता है। वॉल्यूम मीन्स जिस कंटेनर में लोगे 1 लीटर 2 लीटर गैस तो उतनी रहने वाली है। गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, यानी किसी भी कंटेनर में लोगे तो होल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, ऐसे पूरे बॉक्स को, क्योंकि ये उसमें स्प्रेड हो जाता है और पूरे बॉक्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी अगर किसी बॉक्स में अगर आपने सॉलिड ऐसे रखा तो वो वहीं पर रहेगा, पर गैस क्या होगी, पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। चलिए, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, गैसेस पार्टिकल बहुत उनके बीच में स्पेस ज़्यादा रहता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, एंड दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। एयर को आप कंप्रेस कर सकते हो, जैसे बलून है, बलून ऐसे फुला हुआ है तो उसको आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस हो जाएगा ये, ओके। एंड द रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज़ मोर देन द सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत स्प्रेड हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है। यानी मैंने बताया ना आपको, इस रूम में एक कोने में आपने अगर परफ्यूम का स्प्रे किया है तो इमीडिएट पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये अपने पास सॉलिड लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ आ गई है। कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
तो अपने को मेन तो क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है। मैटर तो अपन पढ़ ही रहे हैं, मैटर तो आपके पास भी है, बहुत सारा बुक है, बहुत सारी गाइड वगैरह है, बट अपने को क्वेश्चन के साथ है उस पर ध्यान देना है और उसको आगे चलना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो सारे मैटर्स हैं जो अपन ने स्टेट पढ़ ली, वो सारे स्टेट एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती कि नहीं हो सकती हैं, तो ये देखना है। जैसे फर्स्ट देखिए आप, सॉलिड स्टेट है, फिर लिक्विड स्टेट है और गैसेस स्टेट है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बेस्ट एग्जांपल जो है आपका वाटर, वो तीनों ही स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ देखिए आप, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड का मतलब यहाँ पर आइस लिया आपने, आप उसको हीट करोगे तो लिक्विड में आ जाएगा आइस। ओके, देन व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंज इनटू गैस। उसी वाटर को आप क्या करो, हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, इसका रिवर्स चल रहे अपन। अब इस गैस को आप क्या करो, कूल करो, तो इट चेंज इनटू लिक्विड। और व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसका रिवर्स कौन सा है, सेकंड पॉइंट। तो तीनों ही स्टेट आपस में चेंज हो सकती है। तो एग्जांपल अपन ने देखा यहाँ पर, तो इफ़ आइस इज हीटेड इट चेंज इनटू वाटर, एंड इफ वाटर इज हीटेड इट चेंज इनटू स्टीम। स्टीम इज वेपर, वाटर वेपर। इफ स्टीम इज कूल्ड, रिवर्स चलेंगे, स्टीम इज कूल्ड इट चेंज इनटू वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में। और इफ़ वाटर इज कूल्ड इट कन्वर्ट इनटू आइस। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी तीनों ही स्टेट आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास वाटर है, वो आपको याद रखना है। अब ये पार्टिकल्स इनके बीच में रहेगा, वापस वही कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल बता रखा है ये, तो जैसे आपके पास ये आइस है, द पार्टिकल्स आर क्लोज टूगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। आइस के पार्टिकल नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉलिड स्टेट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। फिर इसको आपने क्या किया, हल्का सा टेम्परेचर मिला तो आइस क्या हो जाएगा आपका, मेल्ट। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, मेल्टिंग। तो ये मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट होने पर किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाटर में। अब यहाँ देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मूव ट्रांसफर एंड फर्दर अपार्ट, यानी वो लिक्विड स्टेट के जितने कैरेक्टरिस्टिक अपन ने पढ़े वो सारे शो करने लग जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हीट मिली, यहाँ पर हीट का साइन ऐसे दे सकते हैं अपन, हीट मिली, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इवोप्रेशन। द प्रोसेस इज कोल्ड इवोप्रेशन। लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, दिस प्रोसेस इज कोल्ड इवोप्रेशन। और सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कोल्ड मेल्टिंग। ओके, दैन इवोप्रेशन, तो इवोपरेट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉयल होकर के वाटर वेपर में। इसको अपन स्टीम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली एंड रेंडमली, यानी किसी भी तरफ से रेंडमली मीन्स कहीं पर भी किसी भी दिशा में मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका, और द लिक्विड, ठीक है, ये तो हो गया वेपर में। और इसको जो आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो बॉयल की वजह से होगा। बॉयल करेंगे अपन वाटर को तो ये स्टीम में और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर अपने पास 3 स्टेट में मैटर हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, तीनों ही आपस में चेंज हो सकते हैं और इनको चेंज होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, यानी टेम्परेचर राइज और टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर पर बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, अपने को ये ध्यान देना है। तो ये जो सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिर लिक्विड से इसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं अपन, यानी रूम टेम्परेचर से अपन बढ़ा रहे हैं। अब इसी का रिवर्स अपन चल रहे हैं, यानी गैसियस से अपन लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं अपन, डाउन। और लिक्विड से वापस से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में, तो ये भी अपने को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। फ्रीज की हेल्प से अपने को इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपने को याद रखना है, इनके प्रोसेस को याद रखना है। अब जो टर्म यहाँ पर यूज़ हुई थी वो अपने को याद रखना है, मेल्टिंग। यानी मेल्ट किसको कहते हैं, यानी जो आइस है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को अपन मेल्ट कहते हैं। और आइस के जो पार्टिकल्स हैं दूर एकदम क्लोज रहते हैं और ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ होते हैं और फिर किस में कन्वर्ट होता है,
सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब देखिए अपन मेल्टिंग और फ्यूज़न। तो मेल्टिंग को अपन एक दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं, फ्यूज़न। एग्जाम में आपके फ्यूज़न से भी आ सकता है। फ्यूज़न का मतलब फ्यूज़ होना, ये आपस में फ्यूज़ होकर के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में। तो इसको ये याद रखना, फ्यूज़ होना। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट with the greater speed and begin to move more freely। जैसे ये क्या होगा, इनमें वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होकर के फ्री हो जाएंगे एक दूसरे से। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू द लिक्विड। यानी लिक्विड में चेंज होने के लिए पार्टिकल्स में आपस में वाइब्रेशन होना जरूरी है। वाइब्रेशन होगा तो इनके बीच की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड में। The process of melting is also known as a fusion. Then the temperature at which a solid melt is called its melting point। अब आप देखिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। वाटर जब ये आइस फॉर्मेट में है, आइस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। क्लियर। तो ये 4 डिग्री से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी जब 0 डिग्री होगा तो ये किस में रहेगा, सॉलिड में। तो 0 से होगा जैसे 1 2 3, तब तक तो ये आइस में ही रहेगा। जैसे ही 4 डिग्री हुआ और ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते जाओगे तो ये पूरा ही आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस अपने को ये ध्यान देना है। अब इसमें एक डेफिनेशन और आई है आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो आपको डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो ये एक तो मेल्टिंग पॉइंट में सीधा क्वेश्चन आता है और एक सीधा क्वेश्चन आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब देखिए डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब इस डेफिनेशन में आप लिख तो दोगे, बस आपको इसको एक बार ये ध्यान रखना है 1 kg वाला वर्ड आना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स है। 1 kg सॉलिड है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड रही, जिसे अपन कहा ना हीट चाहिए, यानी उसे गर्म करना पड़ेगा या टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, जितनी हीट चाहिए उस हीट को अपन क्या कह रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो सीधा क्वेश्चन आएगा इस पर डेफिनेशन और इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं अपन, ये मेल्टिंग का हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपके पास दूसरी टर्म आपने इस चैप्टर में यूज़ की है, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो किसी भी लिक्विड्स को यहाँ पर आप हीट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस अपने घर में अपन बहुत सी बार देखते भी हैं। जैसे पानी रखते हो, दूध रखते हो, कुछ भी चीज़, दाल वगैरह, कोई सी भी सब्जी हो, आप गर्म करते हो, फिर बॉईल होती है वो, है ना। सब अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो आपने ये भी मेज़र किया होगा, पानी रखते तो 10 मिनट लगते हैं, कोई सब्जी रखोगे तो 15 मिनट हो सकता है, या फिर कोई गाढ़ी चीज़ जैसे मान लो आपने कड़ी रख दी तो उसको बॉईल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है मैटर कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर और उसका लगता है टाइम, उसी हिसाब से। तो आपको ये मैटर टू मैटर डिपेंड करने वाला है। अब यहाँ देखिए, आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, ओके, its particles begin to move even faster than at particular temperature the liquid begins to boil and change into a gas। यानी जब और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, गैसियस फेज में। द बॉइलिंग इज़ द बल्क फिनोमिनल। बल्क फिनोमिनल का मतलब होता है, बल्क का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा का मतलब सारे पार्टिकल्स इसमें पार्टिसिपेंट करते हैं। यानी सब जितने पार्टिकल्स हैं इसके लिक्विड के अंदर, सबके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा और सब इसमें कन्वर्ट होंगे। ये अपने को ध्यान देना, इसीलिए इसके ये वर्ड यूज ऑफ बल्क फिनोमिनन। व्हेन अ लिक्विड बॉयल द बल्क ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी, और इसको 100 डिग्री सी को अपन अगर उसमें कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो ये हो जाएगा आपका 273। ऐड कर दो तो कितना हो गया, 373 केल्विन।
और डिग्री सी में कितना होगा 100, और केल्विन में कितना हो जाएगा 373 केल्विन। ये याद रखना आपने को, आगे और टॉपिक में समझेंगे इसको। अब बॉइलिंग के साथ एक डेफिनेशन और जुड़ी हुई है, वो कौन सी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशंस। अब आपने वो पहले वाली पढ़ी ना, तो इसमें समझ में आ जाएगा। तो ये लिक्विड था, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, तो इसके लिए हीट रिक्वायर्ड है, उसको क्या कहेंगे अपन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसमें भी वही वर्ड यूज़ करना है, 1 kg के लिए कन्वर्ट करेंगे अपन। तो यहाँ देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization। तो ये अपने को 2 टॉपिक याद रखने इसमें, यानी बॉइलिंग की डेफिनेशन भी आ गई और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की भी आ गई। तो इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं। जैसे पहले वाले में देखा था ना, मेल्टिंग आया, तो मेल्टिंग के साथ कौन सी डेफिनेशन आई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पर कौन सी आई, बॉइलिंग, बॉइलिंग के साथ कौन सी आई, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये डेफिनेशन चारों पूछते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशंस। तो अब यहाँ पर देखेंगे अपन सॉलिड के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट और लिक्विड के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पर टेम्परेचर राइज करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हुआ, अभी अपन ने पहले देखा था, क्योंकि वाइब्रेट करते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनी हुई है वो बॉन्डिंग ब्रेक होती है, ब्रेक होकर के ये इनके बीच में स्पेस आ जाता है। तो जो कोल्ड कंडीशन है तो एक दूसरे के नज़दीक में है, पास में है, तो जिसको अपन क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई, है ना, अट्रैक्ट टू ईच अदर, इंटरन्यूक्लियर स्पेस इज़ वेरी लेस। अब यहाँ पर जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इनके अंदर वाइब्रेशन बढ़ेगा, और वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इनकी जो बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा ये इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये है कोल्ड कंडीशन में, ये है हॉट कंडीशन में। ऐसा ही अपन दूसरे पे चलते हैं लिक्विड के ऊपर। तो लिक्विड में भी देखिए आप, अभी अपन ने देखा ना बॉइलिंग पॉइंट क्या था, तो ये जितने पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स के, ये एक दूसरे के पास में। अब आपने क्या किया, यहाँ पर भी टेम्परेचर इंप्लीमेंट किया। ये ट्रायंगल किसका साइन है, हीट का। तो यहाँ पर कोल्ड वाटर था, आपने इसको हीट किया, ये हीट किया, तो हीट करने पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया आपने इसका, तो बढ़ाने पर इसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी यही होने वाला है। तो इनके पार्टिकल के बीच में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा तो मूवमेंट बढ़ेगा तो बीच का स्पेस बढ़ जाएगा इनका। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, कम होने पर ये पार्टिकल इनके बीच में स्पेस ज़्यादा दिख रहे हैं। देखो आप इसके कंपेयर में यहाँ पर कम स्पेस है और यहाँ पर पार्टिकल्स में ज़्यादा स्पेस हो गया हीट करने पर, तो दोनों में सेम कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये अपने को ध्यान देना है। चलिए आगे, तो क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ जाता है, वो सॉलिड में भी हो सकता है और लिक्विड में भी होगा। नेक्स्ट एक टर्म आई है सब्लिमिशन। अब मैं आपको टर्म का मीनिंग समझाता हूँ। सब्लिमिशन यानी सिंपल सा अगर आप समझोगे, कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड से पहले किस में कन्वर्ट हुआ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ था, वो गैस में कन्वर्ट हुआ था। तो ये प्रोसेस तो अपने देख लिया। अब अगर कोई सॉलिड सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, ऐसे, तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस, तो ये हो जाएगा आपका दिस। यहाँ पर देखिए आप, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, इसको क्या कहा था अपन ने, मेल्टिंग। और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में, इसको क्या कहा था आपने, इवोपरेशन। ठीक है, अब यहाँ से सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहने वाले हैं, सब्लिमिशन। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो सब्लिमिशन देखिए, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, यानी जो गैस में जा रहा है वापस सॉलिड में भी तो आएगा इसी प्रोसेस से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सब्लिमिशन। और जो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं ना, सब्सटेंस कंपाउंड, जो ये इस प्रोसेस को सोल्व करते हैं, उसको कहते हैं अपन सबलाइम कंपाउंड। क्या कहते हैं, सबलाइम कंपाउंड। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है इन्होंने, इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देखें जो इसके एग्जाम्पल हैं, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और इसमें आयोडीन भी हो सकता है, और एक और दे रखा है ये
कैम्फर। तो कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इट चेंज इनटू वेपर, द वेपर इज आर कूल्ड, इट चेंज इनटू सॉलिड। यानी मैंने बताया ना, सॉलिड से गैस, यानी सॉलिड से गैस और गैस से वापस सॉलिड। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? सब्लिमेशन। तो ये याद रखना है। और इसके कंपाउंड भी फिक्स हैं, जैसे कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, और आपके घर में जो होता है ना नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स जो ये आपके कबर्ड वगैरह में रखते हैं, कपड़ों के बीच में रखते हैं, या फिर आपने देखा होगा ये टॉयलेट वगैरह में या फिर सिंक वगैरह पर इस तरह से वाइट वाइट कलर की बॉल रखते हैं, वो भी नेफ्थलीन बॉल्स है। तो उसमें भी क्या होता है, अगर आप नेफ्थलीन बॉल्स को रखोगे तो वो थोड़े दिन बाद गायब हो जाती है। ऐसे आप कपूर के टेबलेट्स आती है, कैम्फर के टेबलेट्स, उसको आप रखोगे तो वो पूरे डिसअपियर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, वो सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो गई? गैस में, विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट। तो यानी सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट। अब देखो एक्टिविटी से इसको समझा रखा है। तो एक्टिविटी से कैसे समझा रखा है? तो ये आपका लिया इन्वर्टेड फनल, फिर ये लिया चाइना डिश, ये बर्नर ले रखा है, और यहाँ पर लिया अमोनियम क्लोराइड, है ना। अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? NH4Cl। ये आपको लिखना है, जब ये नोट्स नोट करोगे ना तो फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। ओके, देन कॉटन, और फिर इन्वर्टेड फनल, फिर अमोनियम क्लोराइड वेपर फेज में, ये ऊपर जो है ना, ये छोटे छोटे से दाने के फॉर्म में वेपर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, वेट फिल्टर पेपर या फिर कॉटन लगा दी ऊपर, ताकि इसकी वेपर बाहर नहीं जाए। तो जैसे ही यहाँ ये सॉलिड में है, टेम्परेचर मिलेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? ये गैस में। तो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होने पर इसकी दीवार पर यहाँ पर ये छोटे छोटे से दानों के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ नीचे सॉलिड फेज में है अमोनियम क्लोराइड, और ऊपर यहाँ ऊपर जो दिख रहा है आपको, वो यहाँ से चेंज हुआ और ऊपर कूल होने पर वापस से दानों में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर एक एक्टिविटी आती है। क्या एक्टिविटी आती है? जैसे ऐसे पूछेंगे आपसे, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट, इन दोनों को सेपरेट करना है। तो आप अगर देखेंगे, अमोनियम क्लोराइड तो आपका सबलाइम है, सबलाइम कंपाउंड है, और NaCl जो है आपका टेबल सॉल्ट, जो घर में खाने वाला नमक है, वो आपका सबलाइम कंपाउंड नहीं है। तो नमक तो आपका नीचे रह जाता है, और ये जो ऊपर जा कर के यहाँ वेपर में कन्वर्ट होगा और फिर यहाँ जा कर के कूल हो जाएगा। तो ये इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। तो इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये आपके, जब आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करोगे ना, तो प्रैक्टिकल में ये एक्टिविटी आपको करनी है। तो वहाँ पर आपको एक लैब में ले जाएंगे, और लैब में एक्टिविटी आपको सेट करनी है। ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग दे देंगे, इस तरह से इसका सेटअप बनाना है। सेटअप बना के इस एक्टिविटी को होते हुए देखना भी है, और फिर इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है आपको पॉइंट्स वाइज। तो ये आपका प्रैक्टिकल लैब मैनुअल है ना, उसमें भी दे रखा है ये। तो ये इस हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए। तो ये प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है अपने पास। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज़ द सब्लिमेशन, डिफाइन एंड गिव एग्जाम्पल। तो इस तरह से क्वेश्चन अपने को तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। जो अपन ने पहले देखा था ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, जैसे अपन ने देखा था, सॉलिड से किस में कन्वर्ट किया? लिक्विड में। लिक्विड से किस में कन्वर्ट किया? गैस में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, इन सब की टर्म दी हुई है। सॉलिड से कन्वर्ट करना है लिक्विड में, इसके लिए कौन सी टर्म दी है? फ्यूज़न। वो डेफिनेशन अपन ने देख ली पहले। वापिस से लिक्विड्स को किस में कन्वर्ट करना है? सॉलिड में। तो इसको क्या करें यहाँ पर? सॉलिडिफिकेशन, यानी इसको दूसरा नाम ले सकते हैं। अब मान लो अगर आइस लोगे तो फ्रीजिंग, फ्रीज हो रहा ना वो, तो फ्रीजिंग हो जाएगा। तो ये मेल्ट हो रहा है और ये फ्रीज हो रहा है, तो इसके लिए टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ से लिक्विड से किस में कन्वर्ट करना है? गैस में। तो ये हो जाएगा इसका वेपोराइजेशंस। और वापिस से गैस में किस में कन्वर्ट करना है आपको? लिक्विड में। तो कंडेंस करना पड़ेगा उसको, कंडेंसेशन प्रोसेस। तो ये सारे जो नाम लिखे हैं ना, फ्यूज़न, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशंस, कंडेंसेशन, ये प्रोसेस के नेम है। इन सब की पर्टिकुलर डेफिनेशंस भी हैं। चला आगे अपन। तो गैस है, उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना, और सॉलिड को वापस से गैस में कन्वर्ट करना। तो इन दोनों प्रोसेस का नाम क्या दिया अपन ने? सब्लिमेशन। ये अपन ने इससे पिछले वाली स्लाइड में देखा था। तो ये सब्लिमेशन, और ये वाला प्रोसेस भी सब्लिमेशन। और इसको कह रहे हैं अपन फ्यूज़न, इसको कह रहे हैं सॉलिडिफिकेशन, इसको कह रहे हैं वेपोराइजेशन, इसको कह रहे हैं अपन कंडेंसेशन। तो इस तरह से ये सारी अपने को याद रखना है। फ्यूज़न को भी
और सॉलिडिफिकेशन को वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, या डिफाइन द टर्म, या फिर ये आपके कीवर्ड्स है सारे, ये ध्यान देना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक मैं टेम्परेचर राइज किया, फिर यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट किया तो टेम्परेचर राइज किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिवर्स चलना है। ऐसे चलोगे तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, फिर ऐसे चलोगे तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज, ओके। तो टेम्परेचर डिक्रीज करना, टेम्परेचर इंक्रीज करना, और यहाँ पर भी ऐसे ही है, टेम्परेचर एक बार में इंक्रीज करेंगे, दूसरी बार में डिक्रीज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी गैस। तो इस तरह से अपने को याद रखना है। तो इस प्रोसेस को भी, ये वाली जो शीट है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जितनी टर्म आई है ना, ये सारी टर्म अपने को याद रखना है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्यूज़न का मीनिंग ही नहीं आया तो आप क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकते, इसलिए इन सब का मीनिंग आना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट है आपके पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस। तो अपन ने अभी इससे पहले सॉलिड और लिक्विड का देख लिया था। अब यहाँ पर देखिए, आप इस एक्टिविटी को देखिए। यहाँ पर आपने कोई गैस फील कर रखी है और ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। ये पिस्टन अभी यहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे पिस्टन यहाँ, ये इसमें यहाँ पर है, अगर इसके ऊपर प्रेशर इम्प्लीमेंट किया जाए तो पिस्टन खिसक करके यहाँ पहुँच गया इस जगह पर। तो गैस पहले इतनी जगह में थी, तो गैस कंप्रेस होकर के कहाँ आ गई, यहाँ पर। तो प्रेशर को आपने इम्प्लीमेंट किया तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, और जैसे ही आपने इम्प्लीमेंट किया तो हाई प्रेशर पर, तो यहाँ आप देखोगे ये तो है यहाँ पर गैस के फॉर्मेट में, और प्रेशर इम्प्लीमेंट करने पर यहाँ क्या हो गया, लिक्विड फेज में। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, जो आपका एलपीजी गैस है। एलपीजी गैस कौन सी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपका उसमें ये गैस सिलेंडर है ना, एलपीजी का सिलेंडर, तो ये इसमें तो वही तो होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये पहले गैस में होती है, फिर आप इसे कंप्रेस करते हो तो ये किस में हो गई, लिक्विड फेज में। तो इसका मतलब ये, आपके जो घर पे सिलेंडर आता है तो उसमें गैस किस फेज में है, लिक्विड फेज में। और जैसे ही इसको यहाँ से बाहर निकालते हो तो हिसिंग साउंड के साथ ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। तो एकदम से बाहर आती है, तो कौन सा साउंड किसे, हिसिंग, तो इस तरह से। तो ये उसमें साउंड के साथ में ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन बर्न करते हैं, जलाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें अब देखिए यहाँ पर, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ गैस पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। तो इसके पार्टिकल दूर दूर थे और ये पर नज़दीक आने पर क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। वी कैन लिक्विफाई द गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूस द टेम्परेचर। अब इसमें दो कंडीशन हो गई, एक तो हो गई प्रेशर की और एक हो गई टेम्परेचर की। तो प्रेशर तो क्या करना है, आपको बढ़ाना है, और टेम्परेचर क्या करना है, रिड्यूस, टेम्परेचर कम रखना है इसका, यानी टेम्परेचर कम करना है और प्रेशर इंक्रीज़ करना है। तो ये जो मैं साइन बता रहा हूँ, इस साइन का मीनिंग समझे आप। तो बढ़ाने का मतलब ऊपर लिख रहे हैं और एरो डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ये कंडीशन है, ये आपको पक्का याद रखना, ध्यान रखना ये पॉइंट, क्योंकि इस पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं एक्टिविटी वाइज वाले। तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, कंप्रेस द सॉलिड कार्बन डाई गैस। कार्बन डाई का फॉर्मूला क्या है, CO2। ये गैस है, इसको अगर आप प्रेशर इम्प्लीमेंट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, जिसको अपन क्या कहते हैं, ड्राई आइस, ड्राई आइस, ठीक है। चलो और पढ़ते हैं आगे। इसमें इज कोल्ड ड्राई आइस, इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंज डायरेक्टली टू गैस विदाउट coming into liquid state, so the solid carbon dioxide known as a dry ice। अब देखो जरा यहाँ पर, ये लिक्विड स्टेट के बिना ही किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। तो इससे पहले अपने इसके लिए एक टर्म यूज़ की थी, आपको पता हो तो, कौन सी थी, सब्लिमेशन। तो वी कैन से CO2 shows sublimation process and CO2 is called sublime compound, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ये जो देखना है कि गैस पर आपने प्रेशर इम्प्लीमेंट किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो प्रेशर को तो क्या करना है, इंक्रीज, और टेम्परेचर को क्या करना है, डिक्रीज। ये याद रखना है कंडीशंस, इस कंडीशन पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें पक्का। तो ये स्लाइड भी अपने लिए हो गई इम्पोर्टेंट,
इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे ऐसे नहीं है कोई सिलेंडर दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये कंडीशंस देख करके आपसे पूछेंगे। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए। यानी प्रेशर तो क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, और टेम्परेचर कम करना पड़ता है, तभी जा करके वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और जिसको अपन क्या कह रहे हैं, एलपीजी गैस। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट टर्म आई है आपके पास इवोप्रेशंस। इवोप्रेशन अभी अपन ने पढ़ रखा है, तो जरा देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ वापस से। तो जो लिक्विड था ना, इसको अपन ने गैस में कन्वर्ट किया था, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विड कन्वर्ट टू गैस को इवोप्रेशंस। तो देखिए, द चेंज लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोप्रेशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कहीं पर आपने पानी गिरा दिया तो धीरे धीरे वो इवोपरेट हो जाएगा, कहीं आपने चाय गिरा दी, कोल्ड ड्रिंक्स गिरा दी, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो इवोपरेट हो जाएगा। यहाँ लिखा ना एट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाएगा, ये इवोपरेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं अपन, इवोपरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है, बट बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा ये बॉइलिंग तो, पर इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है। यानी रूम टेम्परेचर आपने घर में डाल दिया, सुबह डालो शाम को डालो, कभी भी पानी चाय गिरा दिया तो ये इवोपरेट होकर सूख जाता है, ऐसे समझे इसको। नेक्स्ट आ जाइए, इवोपरेशन इज सरफेस फिनोमिनन। इवोपरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिनन, जैसे वाटर की ड्रॉप से पहले यहाँ से इवोपरेट होता है। देन पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस गेन पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी to overcome the force of attraction and change into vapor state। तो ये अपने को ध्यान देना है, यानी ये यहाँ से एनर्जी मिलेगी इसको, तो ये पार्टिकल क्या निकल के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से बाहर गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से वेपर में। तो ये इस लाइन का मतलब ही है। नेक्स्ट चलेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन। तो ये इस पर क्वेश्चन आता है, कौन कौन से फैक्टर हैं इवोपरेशंस के लिए। अब ज़रा देखो, आप यहाँ पर आपने वाटर गिराया है, पानी डाल दिया, चाय गिरा दी, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट, वेपर में कन्वर्ट होना है, तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर वर्क करेंगे। तो देखिए, फैक्टर फर्स्ट, द रेट ऑफ इवोपरेशंस डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। यानी यहाँ देखो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का मतलब है, अगर मान लो आप वाटर को किसी टेस्ट ट्यूब में ले लो और 10 ml वाटर को, और इसी 10 ml वाटर को एक लार्ज सरफेस वाली प्लेट में ले लो, तो आप बताओ जरा किस में से इवोपरेशन फास्ट होगा, इसमें से होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है इसका। और टेम्परेचर का मतलब है, आप इसको रूम के अंदर रखो और इस वाली को धूप में रख दो, तो धूप में जो रखा हुआ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इसका क्या होगा, इवोपरेशन फास्ट होगा। और ह्यूमिडिटी का मतलब है बारिश का मौसम, जैसा अभी बारिश का मौसम है तो कपड़े नहीं सूखते अपने, तो बारिश में ऑलरेडी वो रहते हैं ना वाटर ड्रॉपलेट्स, इसलिए ह्यूमिडिटी हो गया। और दूसरा है विंड स्पीड। अब सीधा से देखो, कोई रुमाल यहाँ रखा हुआ है, आपने इसको नॉर्मल रूम में सुखाया और दूसरे रुमाल को क्या किया आपने, रूम में पंखा चला करके सुखा दिया, तो अपन ये जानते हैं ना, जिसमें पंखा चला के सुखाया तो जल्दी से इवोपरेट हो जाएगा वाटर उसका, और जो आपका हैंकी है वो ड्राई हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में होती रहती है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक, और अपने को याद रखना है। तो ये ध्यान रखें आप, इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है वो याद रखने हैं आपको चारों ही। फर्स्ट क्या था, सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन, इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन, जो मैंने अभी आपको समझाया था। इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द इवोपरेशन रेट, इंक्रीज द ह्यूमिडिटी और डिक्रीज द इवोपरेशन। अभी कहा ना मैंने, बारिश के दिनों में कपड़े नहीं सूखते हैं, गर्मी के दिनों में जल्दी सूख जाते हैं, तो ये थर्ड पॉइंट ये कह रहा है। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। तो अगर अपन वापस ध्यान से समझे, इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, तो ह्यूमिडिटी तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड, ये दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो इवोपरेशंस के डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनल हुआ वो कौन सा हो गया, जैसे टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इवोपरेशन रेट भी बढ़ जाती है, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और इवोपरेशंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये ह्यूमिडिटी के, तो यानी अगर इवोपरेशन बढ़ाएंगे या फिर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवोपरेशन कम हो जाएगा, यानी एक अगर बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, ये ध्यान देना है। तो दोनों इस तरह से, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, ये अगर बढ़ेगा तो ये यहाँ पर कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में
ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ये अगर बढ़ता है ना तो ये कम हो जाता है। तो अपन यहाँ पर एक जितने करेक्टर हैं 1 2 3 और ये 4, तो इसमें से ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये लिखा हुआ पॉइंट, इंक्रीज द ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशंस। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवोपरेशन कॉज कूलिंग। इवोपरेशन कॉज कूलिंग, तो ये ध्यान रखें, इवोपरेशन जो प्रोसेस होता है ना वो कूलिंग क्रिएट करता है। बस इसका मीनिंग ये है। मीनिंग समझ जाओगे तो बाकी कहानी अपने को अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि टॉपिक को रटना नहीं है, थोड़ा सा उसको समझना है। समझने का मतलब आप उसे कोरिलेट करें, किसी से ट्रिकी मेथड से याद करें। जैसे ही आप नाम बोलो और आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो देखो टाइटल का मीनिंग क्या, इवोपरेशन कॉज कूलिंग, यानी इवोपरेशन कूलिंग क्रिएट करता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अपन। व्हेन द लिक्विड इवोपरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड इवोपरेट सो दैट सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड। तो इसका एक एग्जांपल देखें, ये पानी का जैसे मटका रखा हुआ है, तो इस पानी के मटके के अंदर ये पानी भरा हुआ है, तो यहाँ लेयर आप देखोगे तो मटके के बाहर वाला एरिया भी क्या होता है, गीला होता है। तो यहाँ से वाटर की जो छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स है ना, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, गैस में, यानी वेपर में कन्वर्ट होगी। ये लिक्विड में है, वेपर में कन्वर्ट होगी। अब इसमें क्या हुआ, अपने यहाँ लिखा हो ना हीट एब्जॉर्ब, तो सराउंडिंग से क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि आपने भी देखा था लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए, लिक्विड से कन्वर्ट होने के लिए वेपर में हीट रिक्वायर्ड है। अब हीट जैसे ही रिक्वायर्ड है तो अब ये यहाँ तो कोई गर्म नहीं कर रहे ना, अपन गर्म नहीं कर रहे तो हीट कहाँ से आएगी ये, तो एटमॉस्फेयर से क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब करता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब आप ये डेफिनेशन दोगे ना तो हीट एब्जॉर्ब वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, तभी अपन इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, तो ये वर्ड अपने को लिखना ही लिखना है। अब यहाँ देखो, आप एग्जाम्पल देखो, पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवोपरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट एंड मेक्स अ हॉट सरफेस कूल। जैसे गर्मियों के दिनों में अपन छत पे सोते हैं, तो क्या करते हो, छत पे पहले से पानी का छिड़काव करते हो। तो छिड़काव करने से क्या हुआ, स्प्रे करने से वो छत ठंडी हो जाती है और आराम से सो सकते हैं अपन। तो इसका मतलब वही है, वाटर इवोपरेट होगा तो ये इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ये कूल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ देखिए लिखा ना, ड्यूरिंग द समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवोपरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब हीट एंड फ्रॉम आवर बॉडी मेक द कूल। इसका एग्जाम्पल आप देखो, बहुत सी बार अपन क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ ग्राउंड में खेलने गए, ओके, बहुत अच्छा सा फुटबॉल खेल के आए, फिर आप आते हो रूम में जहाँ पर क्या लगे हुए हैं, स्कूल में फ़ैन लगे हुए हैं, है ना। तो आप आते से क्या करते हो, इसके नीचे खड़े हो जाते हो, पंखा चलाओ रे पंखा चलाओ, इसके नीचे खड़े हो जाते हो। अब क्या हुआ, इस पंखे की हवा आपको एकदम से ठंडी ठंडी सी लगने लगती है। क्यों, क्योंकि जितना आपको स्वेट यानी पसीना आ रखा होता है तो वो क्या है, लिक्विड स्टेट। और जैसे ही यहाँ पर इसको थोड़ी सी एयर मिलेगी, है ना, विंड स्पीड बढ़ा रहे हो आप, तो क्या हुआ, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो अब ये लिक्विड जो पसीना था आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये जो पसीना जितना भी है वेपर में कन्वर्ट होगा, तो किससे होगा, हीट एब्जॉर्प्शन से होगा। यानी जो आपने शर्ट पहन रखा ना, वहाँ से आपकी स्किन से हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब आप देखो ज़रा, हीट यहाँ पर आप ग्राउंड में हीट ज़्यादा हो गई, गर्मी लग रही, फिर हीट क्या हो जाएगी, कम होगी, कम होगी तो आपको कैसा लगेगा, कूल। तो ये इस तरह से होती है एक्टिविटी। तो ये आपके साथ जो होता है वही चीज़ें याद रखो, यानी पसीने का सूखना, कूलिंग, बॉडी को कूलिंग क्रिएट करना। तो इस तरह से इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट देखो आप, इसीलिए अपन कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर हैं, अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आप मान लो पॉलिस्टर, लाइलॉन, अगर इसके कपड़े पहनोगे तो वो एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर सकता वाटर को। अब यहाँ देखिए आप, इसमें जो लिखा है इसको मैं वापस पढ़ के ही बता देता हूँ आपको। वियरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन अ समर कीप अस कूल बिकॉज कॉटन ई एब्जॉर्बर। तो यहाँ पर एक वर्ड वो लगा दो, गुड एब्जॉर्बर। तो अच्छा कहो ना इसको, गुड एब्जॉर्बर स्वेट। व्हेन द स्वेट इवोपरेट्स इट्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेक द कूल। तो इस तरह से हो गया इसका एग्जांपल। अब ये तो अपन ने कितने एग्जांपल लिए देखो जरा। एक तो लिया अपन ने ये स्प्रिंकल वाला, ओपन ग्राउंड में भी पानी छिड़कते अपन,
ड्यूरिंग समर स्वेट वाला हो गया, और इसके लिए क्या बताया इन्होंने, कॉटन क्लॉथ्स। अब इस पर क्वेश्चन आता है कि भाई अपन गर्मी के दिनों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, पॉलिस्टर लाइलॉन के या फिर कॉटन के, तो अपन क्या दे देंगे आंसर, कॉटन के। या फिर सीधा सा पूछता है कौन से कपड़े पहनने चाहिए, तो कॉटन क्लॉथ्स। क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर हैं, वाटर के एब्जॉर्बर हैं ये, ठीक है। एब्जॉर्व करेंगे तो इवोपरेशन भी होगा, और इवोपरेशन होगा तो क्या होगा, कूलिंग क्रिएट होगी। अब यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें बता रखी है। तो हाउ इवोपरेट कूलिंग, तो यहाँ पर देखो आप, तो ये वार्म एयर हैं, तो इसने एब्जॉर्व की और ये टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज़ कर दिया। अब ज़रा देखो डेजर्ट कूलर की बात करें अपन यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये फ़ैन है, ठीक है, ये फ़िल्टर लगे हुए हैं। अब ये पानी से पंप से जाएगा तो ये कूलर की जालियाँ लगी होती ना, तो इस जालियों से क्या होगा, तो इन जालियों पर जो पानी गिरता रहता है, आपने देखा कूलर के अंदर पानी गिरता रहता है इन जालियों के ऊपर, तो जैसे पानी गिरता है तो गिली रहती है। अब गिली रहती है, बाहर से हवा खींचेगा, ये हवा खींचेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से ये एयर को एब्जॉर्व करेगा, एयर पीछे से इस तरह से आएगी, तो जो लिक्विड लगा हुआ है वाटर, वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में। और जैसे ही ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ आएगी, रूम के अंदर, और जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स रूम में आएगी तो रूम के अंदर जितनी हीट है उसको ये एब्जॉर्व कर लेंगे। तो आप सोचो ना जरा, हीट को अगर एब्जॉर्व कर लिया, हीट क्या हो गई, कम, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में, जिसको आपको देख भी नहीं सकते। तो वेपर में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन। तो अपने को क्या फील होता है, कूलर चलाते हैं तो कूल फील होता है, यानी वाटर कूलर चलाने पर रूम की कूलिंग बढ़ जाती है। बढ़ने का रीज़न क्या है, हीट एब्जॉर्व हो गई, जितनी हीट थी वो एब्जॉर्व हो गई, तो क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हो गया। तो इसके लिए 3-4 एग्जाम्पल है, देखिए ये वाटर स्प्रिंकल का एग्जाम्पल है ना, कॉटन क्लॉथ्स का एग्जाम्पल है, कूलर का एग्जाम्पल है, अर्थन पॉट का एग्जाम्पल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में। यहाँ से इधर जा रहा है तो मटके का पानी ठंडा रहता है, और ऐसे ही मान लो मटके का पानी ठंडा रह रहा है और कोई स्टील का या पीतल का या फिर कॉपर का कोई यूटेंसिल्स है, उसमें पानी ठंडा नहीं रहता है, क्योंकि मटके में क्या होता है, इवोपरेशन होता है। तो यहाँ पर टाइटल में भी देखो आप, टाइटल में क्या लिखा हुआ है, इवोपरेशन कॉज कूलिंग। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ना, वो अपने को याद रखने। इन सब में जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कौन सा वर्ड आना चाहिए, एब्जॉर्ब हीट, यानी लिक्विड से अगर वेपर कन्वर्ट करना है तो हीट को क्या होना पड़ेगा, एब्जॉर्ब। अगर हीट एब्जॉर्ब हो गई तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन, और टेम्परेचर डाउन होने को अपन सिंपल से क्या कहते हैं, कूल। ये आपको याद रखना है। इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा कोई नहीं कहने वाला यहाँ पर। तो जितने 4-5 एग्जांपल बताए ना आपको, अर्थन पॉट वाला हो गया, ये डेजर्ट कूलर वाला हो गया, स्प्रिंकल वाटर वाला हो गया, कॉटन शर्ट वाला हो गया, कोई सा भी एग्जांपल आए पर ये वर्ड आपको लिखना ही लिखना है। हीट एब्जॉर्ब होती है, ये वर्ड आएगा तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। आप बाकी आप कहानी कुछ भी लिखते रहो, उससे नंबर नहीं आएंगे। ये मेन वर्ड आना चाहिए, और ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो हीट को डाउन बताना है, यानी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका चैप्टर बच्चों कंप्लीट हुआ। तो आपको करना क्या है, जितने भी मैंने ये स्लाइड बताए हैं, ठीक है, इन स्लाइड के नोट्स को आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है, और सारे डायग्राम के साथ। तो आपके नोट्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। अगली स्लाइड में मैं आपको इन सब कुछ, इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन सब क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे अपन। तो थैंक यू सो मच। आप इसके नोट्स नोट करना, क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा, और इतने अगर नोट्स नोट कर लिए आपने तो ये अपने लिए सफिशेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच।